नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है। मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इस संसद में मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो मित्रों, आज इसमें हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा, इसे लोगों की सभा या प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। मित्रों, पढ़ना है, लोकसभा की संरचना का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। इस तरह से लोकसभा की संरचना का उपबंध किया गया है आर्टिकल 81 में। 81 में कहा गया है एक लोकसभा है और लोकसभा प्रथम सदन या निम्न सदन है। बेसिकली देखा जाए तो संसद में आर्टिकल 79 के तहत 3 अंग होते हैं। इसमें एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इस तरह से 3 अंग होते हैं। मित्रों, इस तरह से लोकसभा की संरचना व्यवस्था आर्टिकल 81 में की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की व्यवस्था की गई है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, फर्स्ट हाउस कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्य साधारण जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस तरह से लोकसभा प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है और इसकी संरचना की व्यवस्था आर्टिकल 81 में की गई है। अब मित्रों, देखा जाए इसका सभापतित्व करने के लिए, इसकी चेयरमैनशिप करने के लिए, सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। अर्थात लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 93 में की गई है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद पहली बैठक होगी, उसके पश्चात 2 सदस्यों को, जिनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इस तरह से लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लोकसभा जो कार्यवाहियां होती है उनको संचालित करने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 93 में इस स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था की गई है। लोकसभा संरचना व्यवस्था आर्टिकल 81 में की गई है और इसका एक सभापति होता है, उसको कहा जाता है अध्यक्ष या स्पीकर। इस तरह से लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। मूल संविधान देखा जाए तो लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित की गई थी 500, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसमें अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा सांसदों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 550। मूल संविधान में 500 थी। इसमें देखा जाए तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित क्षेत्रों से होते हैं। 530 सदस्य हो सकते हैं राज्यों से और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है मित्रों, इस तरह से 550 में से इसका डिवीजन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश में 20 और राज्यों से 530। इस तरह से मित्रों देखा जाए प्रेजेंट टाइम में क्या है, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट होती है। कितनी होती हैं? 543 सीट होती है, जिससे 524 राज्यों से चुने जाते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से यहाँ से 524 सांसद निर्वाचित होते हैं और जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सांसद निर्वाचित होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इतनी सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अधिकतम हो सकती हैं 550। अधिकतम 550 हो सकती हैं, 543 होती है इस समय। नेक्स्ट देखा जाए, नए परिसीमन के बाद नया परिसीमन होता है। निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आवंटित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 330 संविधान का अनुच्छेद 330 है
SC/ST वर्ग को निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करता है। इसमें SC वर्ग के लिए 84 सीटें, ST वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस तरह से SC/ST वर्ग के लिए लोकसभा में 131 सीटें आरक्षित की गई हैं। अर्थात इन सीटों पर केवल SC या ST कैटेगरी के सांसद ही चुनाव लड़ सकते हैं। SC/ST व्यक्ति का चुनाव लड़ सकता है, अन्य नहीं लड़ सकता। 84 सीटें SC वर्ग के लिए, 47 सीटें ST वर्ग के लिए, और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 330 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए 2001 में 84वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 2001 में 84वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके तहत लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई। इसका अर्थ है 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी तरह से विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस तरह से देखो जाए मित्रों कि जब देश स्वतंत्र हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय से तो आरंभ में 500 सीटें थी, वर्तमान में 550 हैं और 2026 तक यह फिक्स कर दी गई हैं। अब लोकसभा के सदस्य देखा जाए तो गुप्त मतदान से, वयस्क नागरिक के गुप्त मतदान से किया जाता है। इसमें 18 वर्ष का व्यक्ति अपना नाम निर्वाचन नामावली में वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकता है। उसको वोटर कार्ड दिया जाता है जिसके तहत वोट कास्ट करता है। इस तरह से 61वें संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। पहले मित्रों 21 वर्ष थी। 21 वर्ष का व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में भाग लेता था, लेकिन वर्तमान देखा जाए तो 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान में भाग लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और SC/ST वर्ग को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में 84 और 47 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। 131 सीटें SC/ST वर्ग को आरक्षित कर दी गई हैं। नेक्स्ट, अब मित्रों 61वें संविधान संशोधन देखा जाए जो कि 1989 में किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। इस तरह से 61वें संविधान संशोधन द्वारा आप अब मतदाता बन सकते 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की आयु आपकी हो गई है तो आप निर्वाचन नामावली में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या में अनुपात दिया जाता है। किसी राज्य में कितनी SC/ST की जनसंख्या है उस अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। और आरंभ में ये 10 वर्ष के लिए था। आरंभ में 10 वर्ष के लिए था जो अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया है, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन करते रहे। वर्तमान में देखा जाए 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2030 तक के लिए SC/ST का आरक्षण बढ़ा दिया है। इसका अर्थ है 104वें संविधान संशोधन के तहत 2030 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात 131 लोकसभा सीटों पर SC/ST वर्ग की व्यवस्था की गई है 104वें संविधान संशोधन के तहत। और 61वें संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई थी 18 वर्ष का व्यक्ति निर्वाचन नामावली में भाग ले सकता है और चुनाव प्रक्रिया भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, अब देखा जाए लोकसभा की सदस्यता के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। आप भारत के नागरिक हैं तो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। 25 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो भाग ले सकते हैं। तीसरी है सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर न हो, अर्थात आप किसी सरकारी नौकरी में न हो, पागल और दिवालिया न हो। इस तरह से लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। अर्थात जब तक इसे बहुमत मिलता है
तब तक बहुमत रहती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 5 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। वर्तमान देखा जाए तो लोकसभा में 272 पर बहुमत होता है और 543 सीटें हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं और 272 पर बहुमत होता है। यदि किसी दल को या नेता को जो कि सरकार में है 272 सीटें हासिल नहीं है तो उसे बहुमत नहीं है और उसकी सरकार गिर जाएगी। सामान्यतः इसीलिए लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुमत पहले गिर जाता है तो लोकसभा पहले भंग की जा सकती है। नेक्स्ट देखा जाए, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा को पहले ही भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री का परामर्श जरूरी है। ऐसा 8 बार किया गया है। भारत में 8 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है, जैसे 1970, 79, 1984, 1989, 1991, 1997, 1999। हालांकि 1999 से 2023 तक कभी लोकसभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया गया है। इस तरह से मित्रों देखा जाए, आपातकाल की उद्घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यदि राष्ट्रीय आपातकालीन उद्घोषणा हो जाती है, ये व्यवस्था की गई आर्टिकल 352 में। अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैनिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकालीन उद्घोषणा की जाती है तो संसद एक बार में 1 वर्ष से अधिक समय नहीं बढ़ा सकेगी। तो इसमें अधिकार दिया गया है कि संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष का समय बढ़ा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आपातकालीन उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात यदि आपातकालीन उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। जैसे आपातकालीन उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो इसका कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से देखा जाए 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसी तरह देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उसी के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है, स्थगित किया जाता है, भंग किया जाता है। इस तरह देखा जाए लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा की कोई 2 बैठक होती है उनमें 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और लोकसभा राज्यसभा के सत्रों को कौन आयोजित करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सत्रों को आयोजित किया जाता है और किन्हीं 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह से लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और 17 अवसान भी कौन करता है? इसका 17 अवसान भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है मित्रों, लोकसभा के सत्र को आहूत करता है और 17 अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किन्हीं 2 सत्रों में 2 लगातार सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह से मित्रों आज हमने लोकसभा का अध्ययन किया। ये लोकसभा हमारी संसदीय प्रणाली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रत्युत्तरदायी होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।